मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा मेरी जान निकल गई। वो खिड़की जिसकी लंबाई 5 फुट और चौड़ाई 6 फुट थी, उस खिड़की के बाहर एक चेहरा मौजूद था जो उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी खिड़की। 5 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा एक चेहरा मौजूद था। उसका वजूद उसकी गर्दन में नहीं देख सका क्योंकि उस चेहरे ने ही पूरी खिड़की को कवर कर लिया था। और सबसे बड़ी चीज उस चेहरे के ऊपर जो थी वो थी उसकी लाल सुर्ख आंखें। अब आप इमेजिन कीजिए, 5 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा कोई चेहरा हो तो उसकी आंखें लाल सुर्ख कितनी बड़ी होंगी कि आंखें निकल के ही देख के ही आपकी जान निकल जाए। और वो कहते हैं उसका नाक ऊपर की तरफ था, आंखें नीचे थी। नाक क्या था? एक छोटा सा नाक। आंखें ही आंखें थीं चेहरे के ऊपर, गोल सी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। देखिए, 5 फुट बहुत ज़्यादा जगह होती है और इतनी बड़ी बड़ी आंखें हों, यानी कि कोई 2-2 फुट की एक आंख होती है, 2 फुट की, तो सोचिए वो लाल सुर्ख गोल आंख कैसी होगी। नाक हल्का सा छोटा सा ऊपर की तरफ था और मुंह की जगह पे सिर्फ एक लाइन सी थी और वो मुझे गुस्से से देख रही थी। इस तरह उसकी आंखें लाल सुर्ख थी जैसे उसमें से आग निकल रही हो और वो चेहरा मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने उसको जैसे ही देखा एकदम से मैं नीचे गिरा और थर थर मैं कांपना शुरू हो गया। अब मेरे वजूद के अंदर इतनी ताकत नहीं थी उस खिड़की के बाहर चेहरा जो मौजूद है मैं उसको देख सकूं। मैं कांपे जा रहा था कि उसी वक्त मुझे ख्याल आया मैं अम्मी को या अब्बू को या बहन को फ़ोन करूँ वो ताकि पढ़ें। फौरी तौर पे मैंने फ़ोन उठाया, कॉल पे कॉल करनी शुरू कर दी। मुझे भूल गया कि सामने एक बच्चा मुंह हाथ धो रहा था, वो कहाँ है। बस ये याद था खिड़की के बाहर एक खौफनाक चेहरा है, क्योंकि उस बच्चे ने भी उस 2 दफ़ा उस खिड़की की तरफ देखा था, मेरी तरफ देख के मुस्कुराता और खिड़की की तरफ देखता। मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उस चेहरे ने आवाज़ निकाली, उसी वक्त मैंने मुड़ के देखा था तो वो एक जो उसकी आवाज़ थी ये वाली, वो उसके मुंह से नहीं उसकी आंखों से निकल रही थी, जैसे आंखों में आग हो। और उसी वक्त उसका जो मुंह के ऊपर लाइन थी उसके अंदर से सिर्फ 2 दांत निकले। मुंह नहीं था पूरा, होंठ नहीं थे, सिर्फ एक लाइन सी थी और उसके अंदर से 2 बड़े बड़े, वो दांत कितने बड़े होंगे जिस चेहरे की लंबाई 5 फुट हो और चौड़ाई 6 फुट हो, वो दांत भी कम से कम मेरे ख्याल में 2 फुट के होंगे। 2 बड़े बड़े दांत सिर्फ उस लाइन के अंदर से निकल के बाहर आए। उसका मुंह नहीं खुला और वो दांत इस तरह के थे जैसे अभी अभी किसी का खून पी के आए हों, खून से भरे हुए दांत। और वो शदीद गुस्से में वो जो चीज़ भी थी मुझे देख रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मैं फ़ोन पे फ़ोन मिलाई जा रहा, पहली दफ़ा फ़ोन किया, दूसरी दफ़ा फ़ोन किया, तीसरी दफ़ा फ़ोन किया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसी वक्त चौथी दफ़ा, पांचवीं दफ़ा मैं फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा था, कब उधर से आवाज़ आई हेलो की और मेरा वजूद कांप रहा था, मेरी आवाज़ कांप रही थी। बस इतना मेरे मुंह से निकल सका, पढ़ाई करें। मेरी आवाज़ से ही समझ गए कुछ हो चुका है। वो बोलना शुरू हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा खिड़की के अंदर कोई है, और वो जल्दी से वहाँ से पढ़ना शुरू हो गए। वो ऊंचा ऊंचा आयतुल कुर्सी पढ़ते जा रहे थे, जैसे मेरे अंदर हौसला सा आ गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से मोबाइल हाथ में उठाया और मैंने दौड़ लगा दी। मैं दौड़ता हुआ सहन में पहुंचा। मुझे नहीं पता वो बच्चा वहाँ पे मौजूद है नहीं है, मैं हवास बाख्ता हो चुका था। मैं दौड़ते 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 सीढ़ियाँ उतर के घर से बाहर निकल के गली में आ गया। गली सुनसान पड़ी है और मैं ऐसा हवास बाख्ता हूँ, घर वाले हेलो हेलो कह रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मोबाइल का मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आवाज़ आ रही है, ऐसे आ रही है, स्पीकर से आ रही है, मुझे कुछ होश नहीं। मैं तो इतना डर चुका हूँ, वो इतना भयानक चेहरा मैं जो देख चुका था, इतना बड़ा, मैं हवास बाख्ता दौड़ते 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 मैं गली में एक शख्स से जाके टकराया हूँ। और जैसे ही उस शख्स से टकराया हूं, वो कौन था मैं नहीं जानता, मैं टकराते ही नीचे ज़मीन पे गिरा हूं और बेहोश हो गया हूं। मैं किसी जिन से टकरा गया था।
मैं किसी भूत से टकरा गया था, मैं किसी चुड़ैल से टकरा गया था, या उस खिड़की से बाहर जो वो चेहरा मुझे नजर आया था वो खिड़की के बाहर ही था, वो गली में ही मौजूद था, क्योंकि वो खिड़की गली के ऊपर ही थी, मार्केट के ऊपर, बाजार के ऊपर ही थी, और परली साइड पे कब्रिस्तान था। तो जब वो वहां पे थी तो मैं किसी को मदद के लिए पुकारने की बजाय घर में दौड़ता हुआ उसी गली में चला गया। मुझे नहीं पता मैं किससे टकराया हूं, क्योंकि टकराने का मतलब यह था उस चीज ने मुझे पकड़ लिया है, मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो सारे घर वाले मौजूद थे और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, वही रिलेटिव जिनके मैं घर रहता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम भागते भागते गली में आके, ये हमारे करीबी हमसाए हैं, इनसे आके टकराए हो, और जैसे ही तुम नीचे गिर गए हो तो तुम्हारा मोबाइल उस वक्त कनेक्ट था, तुम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा है जो मुझसे आकर टकराया है, और लड़का है यंग सा, टकराया और बेहोश हो गया है, तो उन्होंने तुम्हें होश में लाने की कोशिश की, तुम बेहोश हो गए। तो उन्होंने उस फ़ोन को उठाया और उनसे बात की कि क्या हेलो, तो आगे से तुम्हारे माँ बाप बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया ये बहुत डर चुका हुआ है, इसने कुछ देख लिया इसलिए शायद बाहर भाग रहा था, हम इसको हेलो हेलो कर रहे थे लेकिन ये सुन नहीं रहा था। तो उसने उनसे बात की कि ये किसका बेटा है, कहाँ रहता है। तो उन्होंने सारा बताया कि उनके घर में रहता है। उसने कहा परेशान मत हो, मैं हमसाया हूँ उनका, मैं इसको अपने घर में लेके जा रहा हूँ और उनको अभी मैं बुला लेता हूँ। उसी वक्त वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर अपने घर ले गया। फिर उन रिश्तेदारों को फ़ोन किया, वो भी आ गए और सब मुझे होश में लाने की कोशिश करते रहे। जब मैं होश में आ गया तब मुझे बताया गया मेरे साथ ये हुआ है। मुझसे पूछा गया क्या वाक़या हुआ था और उनको मैंने वाक़या सुनाया कि मैंने इस तरह भयानक चेहरा देखा है। तब उन रिश्तेदारों ने मुझे बताया वो जगह भारी है, हमें वो जगह तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी। मैं एकदम से बिगड़ गया कि ये क्या किया आप लोगों ने, जब आप लोगों को पता था वो जगह भारी है तो मुझे क्यों दी वो जगह रहने के लिए। तो वो बोले हमें ये था कि शायद कुछ भी महसूस ना हो, तुम आराम से रह सको, एक प्राइवेसी तुम्हें मिल जाएगी, तो हमने तो ये सोच के दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया यहाँ मैं नहीं रहूँगा। हमारी एक फूफो थी और जगह पे, मैं उनकी तरफ चला गया। 5 साल जैसे कैसे मैंने वहां पे गुजारे और उसके बाद मेरा भी कनाडा का वीज़ा आ गया। कनाडा का वीज़ा लेके मैं कनाडा पहुंच गया। ज़िंदगी अपनी रूटीन पे शुरू हो गई, वहीं पे शादी भी हो गई और शादी के बाद मेरा एक बेटा भी हो गया। माँ बाप पहले से वहाँ पे रहते थे, पहले बहन गई थी, फिर माँ बाप रहते थे। मैंने वहाँ पे ट्रक चलाया, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया और मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं अपना घर खरीद लूँ। अब मैं जब घर खरीदने के लिए निकला मार्केट के अंदर, तो एक घर जो बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ, खूबसूरत बना हुआ, छोटा घर था लेकिन इतना कि उसमें एक फैमिली हमारी आराम से रह सके, मुझे बहुत सस्ता मिल रहा था, तकरीबन 1.5 लाख सस्ता। यानी मिसाल के तौर पे अगर 8 लाख का है वहाँ के कैनेडियन डॉलर या जो उनकी करेंसी है, तो अगर 8, 9 लाख का है तो मुझे वो 7 लाख के मिसाल के तौर पे मिल रहा था। मैं खुश हुआ कि मेरी लक अच्छी है, मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे इतना सस्ता घर मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैंने फौरी तौर पे वो मकान ख़रीद लिया। अब उस मकान में मैं, मेरी बीवी जिसका उन्होंने नाम रखा है माही जी, उनकी बीवी का नाम है माही, और उनका बेटा मान, और उनके माँ बाप उस घर में रहना शुरू हो गए। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अजीब व गरीब सा हो, सब नॉर्मल था। एक दिन मैं काम से आया, शाम का टाइम था, मैं सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया कि मैंने मुंह हाथ धोना था, फ्रेश होना था। फ्रेश होने के बाद बाहर आना था। उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गया और मैंने मुंह हाथ धोना शुरू किया, तो बाहर से जिस तरह ये लॉक होते हैं ना यहाँ दरवाजे के, उन्होंने मुझे कहा जिस तरह आपके अमेरिका में भी लॉक है, सेम वहाँ पे कनाडा में भी लॉक होते हैं। बाहर से किसी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजे को आवाज़ आ रही है, टक 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 टक, कोई खोल रहा है। तो मैंने अंदर से आवाज़ दी, हाँ भाई कौन है, मैं मुँह हाथ धो रहा हूँ। दरवाज़ा रुक गया। जो भी था फैमिली में से उनको पता लग गया कि मैं अंदर हूँ। थोड़ी देर गुजरी, अभी मैंने और छींटा मुंह पे मारा, फिर से पीछे से ठक 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 दरवाजे कोई खोल रहा है। मैंने फिर से आवाज़ दी, भाई क्या हुआ, रुक जाओ यार, मुँह हाथ तो धोने लाने दो।
तीसरी दफ़ा फिर से जब दरवाजे को इसी तरह किसी ने खोलने की कोशिश की तो मैं जल्दी से मुँह हाथ धोआ, फ्रेश हुआ और जल्दी से बाहर निकला कि कौन है यार, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई है। देखा बाहर कोई भी नहीं है। मैं गया, अम्मी अब्बू से पूछा, बीवी से पूछा, यार कौन दरवाज़ा खोल रहा था बाहर। उन्होंने कहा नहीं, कमरे में तो आया ही कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा वहम होगा, कमरे में तो कोई नहीं आया। तो मैंने फौरी तौर पे इस बात को कवर किया कि घर वालों को ये बात ना बताऊं, लेकिन पहला एक किस्म का झटका मुझे लग चुका था। इसका मतलब है इस घर में क्या किसी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये कितनी अहम बात नहीं थी, मैंने इस बात को खैर इग्नोर कर दिया। अब यहां पे जब टीवी लगवाए जाते हैं, बड़े एलसीडी लगवाए जाते हैं, तो हम खुद नहीं लगाते, यहां पे फिटिंग करवाई जाती है। यहाँ पे बाहर से लोगों को कॉल की जाती है, वो लोग आते हैं और उनके पास ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी मशीन्स हैं, ऐसा सामान होता है जो ऐसा फिक्स करके लगाते हैं कि आपको डर खौफ नहीं होता। खुद लगाते हुए तो डर खौफ होता है, ये एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो बड़ा एक एलसीडी था, वो मैंने जो लिया था वो मैंने लगवाया था, ऐसा कस के लगाया, बड़े बड़े उनके नट लगाए जाते हैं, कभी गिरते नहीं हैं ऐसे। हम लोग, अम्मी अब्बू, मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा मान, हम बैठे टीवी देख रहे थे। मान थोड़ा सा आगे बैठा था। टीवी देखते देखते हम सारे टीवी के अंदर इतनी महव थे कि एकदम से ऐसे आवाज आई है जैसे कुछ हल्का सा खटका सा होता है। टीवी की आवाज थी, उसमें खटका तो नहीं सुनाई देनी चाहिए था, लेकिन वो आवाज इस तरह की थी कि टीवी की तरफ से जैसे आई हो। तो मेरा ध्यान ऐसे टीवी की तरफ हल्का सा गया कि क्या हुआ, टीवी में से कुछ आवाज आई है, लेकिन किसी को भी आवाज क्लियर महसूस नहीं हुई और हम फिर टीवी देखना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद उस आवाज के बाद वो टीवी इस तरह से नीचे गिरा है जैसे किसी ने जोर लगा के उसको खींच लिया हो। जैसे एक टीवी एलसीडी बड़ा लगा होता है दीवार के ऊपर, आप उसके ऊपर एक तार बंधी हो या रस्सा बंधा हो और उस रस्से पकड़ के जोर से खींचें और जितनी जोर से उसको झटका लगेगा उतनी ही तेजी के साथ वो नीचे गिरेगा। ऐसी सिचुएशन थी जैसे किसने जोर से झटका मार के टीवी को खींचा हो और वो एलसीडी धड़म करके नीचे आ गिरा। अयान चंद इंचेस के फासले पे ही बैठा हुआ था, शुक्र है खुदा का अयान को चोट नहीं लगी, वरना वो एलसीडी उसी के ऊपर ही बड़ा एलसीडी गिरता और वो जैसे ही ऐसे नीचे आके गिरा वो सारा टूट गया। एकदम से अयान को, अयान कह रहा हूं, मान को हमने उठा लिया और मैं हैरान होकर टीवी की तरफ देख रहा हूं और फिर मैं चलता हुआ उस जगह पे गया हूं जहां पे उसको फिक्स किया गया था। क्या नट लूज हो गए थे, सही फिट नहीं हुआ था या क्या हुआ था, और मैंने जाके जब उसको देखा तो वो नामुमकिन था उसका गिरना। जिस तरह की उसकी फिटिंग की गई थी, जिस तरह उसको लगाया गया था, जितने बड़े नट बोल्ट लगाए गए थे, नामुमकिन सी बात थी उसका गिरना, लेकिन टीवी गिर चुका था। एक अजीबो गरीब सी बात थी, एक हैरान कुन बात थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक कवर करना था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हादसा हो जाता होता है, खैर है, वो सही नहीं लगाया होगा, मुझे लगता है नट सही नहीं लगा था, वो लूज हो गया, और इस तरह की बात कवर करके खैर हमने टीवी शीवी को साफ किया और वहां से उसको उठा दिया। इस टीवी वाले वाकये के बाद मैंने सोचा यार मजर भाई को कॉल करता हूं। कहते मैं आपकी कहानियां सुनता था, आपका राज प्रोग्राम में देखता रहा हूं, फ़ैन हूँ बहुत बड़ा आपका और आपकी बातों को सीखता भी रहा हूँ। तो तभी मेरे जहन में आया कि यार अच्छा ये आगे पीछे बात हो सकती है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने आगे किया हो या पीछे किया हो, लेकिन क्योंकि मैंने एक तरतीब बनानी होती है, जब कहानी भेजते हैं तो पॉइंट्स लिख लेता हूँ तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो कहते मैंने फैसला किया यार मज़हर भाई को कॉल करता हूँ। मैंने कहा घर में नहीं करता, क्योंकि मैंने घर में अभी तक किसी को शो नहीं करवाया हुआ कि यार ये दोनों जो वाक़ये हुए हैं, दरवाज़ा भी किसी ने खोलने की कोशिश की और टीवी भी जिस तरह की तरह। इससे पहले एक और वाक़या भी वो बताते हैं कि उनकी वाइफ, कहते मैं घर में ही था, उनके बेटे मान को नहलाने, मुँह हाथ धुलाने के लिए नहला रही थी। वो मान को बाथरूम में नहला रही थी, मैं बाहर ही था कि सामने जो शीशा लगा हुआ था वो शीशा टूटा नहीं, फट गया। शीशा टूटने की रीजन होती है, शीशे पे कोई चीज जोर से मारी जाए, निकल के नीचे गिर जाए, हाथ लग जाए, कोई चीज लग जाए, खुद ब खुद शीशा फटता नहीं है। वाइफ कहती हैं कि मैं
मान को नहला रही थी कि मैं एकदम मुड़ने लगी हूं कि मेरी निगाह पड़ी है, मेरी आंखों के सामने ही पूरा शीशा इस तरह चकनाचूर हो गया है जैसे फट जाता है, बकायदा फट के चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़ों में से एक टुकड़ा मेरी वाइफ के बाजू में भी खुब गया। शीशा था, गाड़ी का शीशा तो और तरीके से फटता है ना कि वो चोट नहीं लगती, ये क्योंकि दूसरा शीशा था, ये तो काट देता है, गर्दन काट सकता है, कहीं पे भी लगे पूरी वो वेन काट सकता है। तो इस तरह फटा कि उसका एक टुकड़ा आके मेरी बीवी के बाजू में खुप गया। और जब शीशे की टूटने की आवाज आई तो मैं भी दौड़ता हुआ अंदर की तरफ भागा और मेरी बीवी चीखना शुरू हो गई थी। एक हादसा हो गया था और मान भी डर गया था, वो चीखना शुरू हो गया था। और जब मैं अंदर गया तो देखा शीशे के टुकड़े ही टुकड़े पड़े हैं और एक टुकड़ा मेरी बीवी के बाजू में खुबा हुआ है और उसको खून बह रहा है। मैंने जल्दी से बीवी को बाहर निकाला, बेटे को बाहर लेके आया। बेटे को नहीं लगा था, शुक्र है चोट नहीं लगी थी, बीवी को लग गया था। उन दोनों को मैंने बाहर निकाला, उसका आराम से एहतियात से शीशा निकाला, उसको कवर किया और उसके बाद सारे बाथरूम को मैंने साफ किया कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अब एक बात हो गई थी, टीवी का गिरना, दरवाजे का बाहर से खोलने की कोशिश करना और खुद ब खुद शीशे का फट जाना, ये क्या था। अभी तक मैं इन कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास खुद इसका सवाल नहीं था कि उसी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, मेरी बीवी और मेरा बेटा सो चुके थे, लेकिन मैं जब बिस्तर पर लेटा तो रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। ना सिर्फ आंख खुली बल्कि पता लगा मेरा पूरा वजूद जकड़ा हुआ है। मैं अपने वजूद को हिला नहीं पा रहा, आंखें मेरी खुल गई हैं, नींद से मैं जाग चुका हूं। मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं नींद में नहीं हूं, मैं खुली आंखों के साथ देख रहा हूं। बीवी सो रही है, बेटा सो रहा है, कमरे के अंदर एक हल्की हल्की रोशनी है जो एक रात की लाइट को जलाया गया है और मेरा पूरा वजूद किसी चीज़ ने जकड़ रखा है और उसका बोझ मैं अपने सीने पे महसूस कर पा रहा था। मेरी टांगों पे बोझ था, मेरे बाजुओं पे बोझ था, मेरे सीने पे बोझ था और उसका इतना भारी भरकम बोझ था कि मुझे लगा मैं अपने को हिलाऊं। मैं हगड़ा, वो कहते हैं मैं काफ़ी तगड़ा हूं, हेल्दी बंदा हूं, ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की मेरी सेहत है, माशाल्लाह सेहतमंद हूं, लेकिन मैं अपने वजूद को हिला नहीं पाया। उस चीज़ ने मुझे जकड़ रखा था। कितनी देर लगी मुझे अपने वजूद को उससे छुड़वाने के और काफ़ी देर के बाद मेरा वजूद छूटा और मैं झटका मार के उठ के बैठा और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तब मुझे अंदाज़ा हो गया, नहीं, वो वाक़यात जो हो रहे थे इस घर के अंदर, जब मैं शशोपंज में था, इस वाक़ये के बाद कि मेरे वजूद को जिस तरह जकड़ लिया गया था, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। क्योंकि एक दो दिन के बाद फिर से मेरे वजूद को सेम इसी तरीके रात को मेरी आंखों को जगा के, मुझे गहरी नींद से जगा के एहसास दिलाया गया कि जागो, जैसे मुझे किसने जगाया हो। और जब मैं जाग गया तो फिर मेरा वजूद जकड़ा हुआ था। अब इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे वजूद को जकड़ा जा रहा है। तब मैंने फैसला किया, मजहर भाई को कॉल करता हूं, उनसे मदद लेता हूं। वो लोगों की मदद करते हैं, वो रूहानियत में लोगों के काम करते हैं, बड़े से बड़ा मसला हो जाता है उसको हल कर देते हैं, वो बंदा मेरे इस मसले को हल कर देगा। लेकिन एक खौफ ये था, वो बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल अटेंड नहीं करते। मैं काम करता हूँ, मोबाइल को चार्ज कर लेता हूँ, फुल चार्ज करके घर से बाहर चला जाऊँगा ताकि घर वालों को ना बताऊँ, ये परेशान हो जाएंगे, मेरे जिस्म को जकड़ा जा रहा है। मैंने बीवी को नहीं बताया था, माँ बाप को नहीं बताया था, बाकी वाक़यात ये भी नहीं बताया था कि ये एक ही कड़ियाँ हैं। लेकिन बाहर जाके मदर भाई से कॉल करूँगा, मोबाइल एक दफ़ा फुल चार्ज कर लूँ। मैंने मोबाइल को चार्जर पर लगाया और बातें करना शुरू हो गया कि थोड़ी देर तक चार्ज हो जाता है। नया मोबाइल था, बेहतरीन मोबाइल, और बाहर जाके मैं बात करता हूं। अब जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि इतनी देर में मोबाइल चार्ज हो गया होगा, मैं मोबाइल को लेने के लिए कमरे में गया और ये देख के मैं हैरान रह गया कि मेरा मोबाइल इस अंदाज में जला पड़ा था जैसे बैटरी फट जाती है। या मोबाइल का आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, मोबाइल के अंदर से बैटरी फट जाती है, मोबाइल जल जाता है। मोबाइल जल गया था। मेरे दिल को धड़का लगा हुआ था कि जैसे ही मैंने मजहर भाई की बात की है, मेरे अंदर भी ये बात चल रही थी कि मजहर भाई को कॉल करता हूं, तो मेरे अंदर ये धड़का लग गया था कि यार ये चीज़ तो है, कोई चीज़ है।
और जब मज़हर भाई को कॉल करने की मैं बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ रुकावट ज़रूर डालेगी, ये नहीं हो सकता। और ये भी याद रखिएगा, जहाँ पे ये चीज़ रुकावट डाले तो इसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ उस बंदे से डर रही है। अगर एक बंदे का आप कहते हैं उसको फ़ोन करता हूँ, उस चीज़ को उस बंदे से डर नहीं है तो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर रुकावट, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं और वो कहते हैं जी जब भी आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो मैं कहता हूँ ये इसी चीज़ की दलील है कि उन चीज़ों को तकलीफ़ हो रही है कि मज़हर मलिक से रब्ता ना हो, क्योंकि उनको पता है कि मज़हर मलिक से रब्ता हो गया तो हमें निकलना पड़ जाएगा, वो हमें निकाल देगा। तो इसी चीज़ की दलील है। इसको इस तरह नहीं लेना नेगेटिव कि जी आपसे रब्ता करें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे ख्याल में हमें छोड़ देना चाहिए रब्ता। नहीं, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब उस चीज़ को डर पड़ गया है, इसलिए वो रुकावटें डाल रही है कि मेरे से रब्ता ना हो। खैर, मोबाइल कहते हैं जल गया तो मैं डर गया कि यार अभी फिर रब्ता ना करूं, कोई मज़ीद ये नुकसान ना कर दे। और मैं अपनी तरफ से एक एहतियात बरत रहा था, लेकिन वहीं पे ही वो कहते हैं अब मैंने खौफज़दा होकर सीधा लेटना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब भी मैं सीधा लेटता था मेरा वजूद जकड़ा जाता था। अब मैं कोशिश करता जब भी रात को लेटता करवट बदल के लेटता था, सीधा नहीं लेटता था। लेकिन फिर एक रात जहां मैं और मेरी बीवी बेड पे इस तरह सोते कि बीच में अपने छोटे बेटे मान को सुलाते थे कि रात के टाइम मेरी आंख खुल गई। मैं डर गया कि कहीं फिर मेरा वजूद तो नहीं जकड़ा हुआ। तो मेरी आंख खुलते ही मुझे पता लगा मेरा वजूद तो आज़ाद है, लेकिन मेरा बेटा मान फजा में उड़ रहा था और वो किसी से बातें कर रहा था।